गुजरात का चालुक्य अथवा सोलंकी राजवंश उत्पत्ति। गुजरात का चालुक्य या सोलंकी राजवंश पश्चिमी भारत के मध्यकालीन इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजवंश रहा, जिसने 10वीं से 13वीं शताब्दी तक गुजरात और उसके आसपास के क्षेत्रों पर प्रभावशाली शासन स्थापित किया। इस राजवंश की उत्पत्ति के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य अभिलेखीय, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के मिश्रण पर आधारित हैं, जो इनकी राजनीतिक सत्ता, सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक आत्मचेतना की स्पष्ट झलक प्रदान करते हैं। सोलंकी वंश का उद्भव न केवल गुजरात की राजनीतिक परंपरा से जुड़ा है, बल्कि पश्चिमी भारत की राजपूत शक्ति के उदय का भी महत्वपूर्ण अध्याय है। सोलंकी राजवंश अपनी उत्पत्ति को चालुक्य परंपरा से जोड़ता है। अभिलेखों में इन्हें चालुक्य कुलोद्भव कहा गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि गुजरात के सोलंकी स्वयं को दक्षिण भारत के बादामी चालुक्यों का वंशज मानते थे। यह दावा राजनीतिक वैधता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम था, क्योंकि चालुक्य वंश दक्कन की अत्यंत प्रतिष्ठित क्षत्रिय परंपरा का प्रतिनिधि था। हालांकि प्रत्यक्ष ऐतिहासिक संबंध प्रमाणित नहीं है, परंतु गुजरात के चालुक्यों ने इस वैदिक क्षत्रिय परंपरा को अपने राजनैतिक गौरव का आधार बनाया। सोलंकी उत्पत्ति का दूसरा आधार राजपूत वंश परंपरा है। मध्यकालीन राजपूत अभिलेखों में इन्हें सूर्यवंशीय क्षत्रिय माना गया है। वंश सूत्र के अनुसार ये अग्निकुल परंपरा से भी जुड़े माने जाते हैं, हालांकि यह कथन प्रतीकात्मक और राजनीतिक है। राजपूत वंश परंपरा का यह उल्लेख दर्शाता है कि सोलंकी राजाओं ने 10वीं-11वीं शताब्दी में स्वयं को उत्तर भारत के ऊंचे क्षत्रिय कुलों की पंक्ति में स्थापित करने का प्रयास किया। सोलंकी राजवंश का प्रारंभिक आधार अनहिलवाड़ा पाटन क्षेत्र था। यह स्थान गुजरात की भू राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण था। व्यापार मार्गों का केंद्र, समृद्ध कृषि क्षेत्र और उपजाऊ मैदान इस क्षेत्र को राजनीतिक सत्ता के लिए आदर्श बनाते थे। इसी क्षेत्र से मूलतः चालुक्य सत्तात्मक ढांचा उभरा और धीरे धीरे गुजरात की पूर्ण राजनीतिक सत्ता में परिवर्तित हो गया। पुरातात्विक साक्ष्य जैसे मंदिर निर्माण, पत्थर लेख और स्थापत्य कला यह प्रमाणित करते हैं कि सोलंकी वंश का उदय किसी बाहरी शक्ति की स्थापना नहीं था, बल्कि स्थानीय परंपराओं और क्षत्रिय बल शक्ति की संगठित संरचना से उत्पन्न हुआ। गुर्जर प्रतिहार काल के पतन ने इस राजवंश को उभरने और राजनीतिक स्थिरता स्थापित करने का अवसर दिया। समग्रतः गुजरात का चालुक्य अथवा सोलंकी वंश अपनी उत्पत्ति में क्षत्रिय परंपरा, स्थानीय शक्ति संगठन और राजनीतिक वैधता निर्माण के तीनों तत्वों का समन्वय प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि यह वंश आगे चलकर गुजरात के स्वर्णकाल का निर्माता बना, चाहे वह सिद्धराज का शक्तिशाली शासन हो या कुमारपाल का सांस्कृतिक उदय। गुजरात का चालुक्य सोलंकी राजवंश राजनीतिक इतिहास। गुजरात का चालुक्य अथवा सोलंकी राजवंश 10वीं से 13वीं शताब्दी तक पश्चिम भारत की सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित रहा। यह राजवंश मूलतः लाट, गुर्जर और काठियावाड़ क्षेत्रों में विकसित हुआ और उसने अपनी राजधानी अनहिलवाड़ पाटन को राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक अभूतपूर्व नगर में परिवर्तित किया। इस वंश की सत्ता का उदय, उत्कर्ष और पतन समूचे पश्चिम भारतीय इतिहास की दिशा निर्धारित करता है। चालुक्य शक्ति का विकास केवल सैन्य क्षमता पर आधारित नहीं था, बल्कि उसकी प्रशासनिक दक्षता, समुद्री व्यापार, धार्मिक सहिष्णुता और स्थापत्य उपलब्धियों ने इसे एक स्थायी समृद्धि प्रदान की। चालुक्य सत्ता का प्रारंभिक उभार मानेजारा शाखा के शासकों से हुआ, परंतु वास्तविक राजनीतिक संगठन का श्रेय मूलराज प्रथम को दिया जाता है। उसने अनहिलवाड़ पाटन को राजधानी के रूप में स्थापित किया और राज्य के प्रशासन को एक सुदृढ़ ढांचे में व्यवस्थित किया।
इस काल में गुजरात व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध था। अरब विश्व के साथ समुद्री व्यापार, काठियावाड़ के बंदरगाहों की सक्रियता और आंतरिक व्यापार मार्गों का नियंत्रण चालुक्य शक्ति के उभार में निर्णायक थे। मूलराज प्रथम ने इन अवसरों का उपयोग कर राज्य की सैन्य और आर्थिक संरचना को मजबूत किया, जिससे आगे चलकर उसके उत्तराधिकारी अधिक विस्तारवादी नीति अपनाने में सफल हुए। चालुक्य शक्ति का वास्तविक विस्तार और प्रतिष्ठा चामुंडराज, दुर्धर और विशेषतः भीमदेव प्रथम 1022 से 1064 के समय स्पष्ट दिखाई देती है। भीमदेव प्रथम का शासनकाल चालुक्य इतिहास में एक निर्णायक और संघर्षशील युग का प्रतिनिधित्व करता है। उसके शासनकाल में महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण किया और प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटा। यद्यपि भीमदेव उस समय रणनीतिक रूप से कमजोर स्थिति में था, फिर भी चालुक्य शक्ति का पुनर्गठन तीव्र गति से हुआ और सोमनाथ की क्षति के पश्चात भी भीमदेव ने राज्य के प्रशासन और सेना को संभालकर अपनी शक्ति को पुनः स्थापित किया। यह क्षमता चालुक्य राज्य की संगठनात्मक दृढ़ता का प्रमाण है। भीमदेव के बाद उसके उत्तराधिकारी करणदेव प्रथम, जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल ने चालुक्य सत्ता को उसके चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। इनमें विशेषतः सिद्धराज जयसिंह 1094 से 1143 और कुमारपाल 1143 से 1172 सबसे प्रभावशाली शासक रहे। सिद्धराज जयसिंह ने मालवा, राजस्थान, काठियावाड़ और लाट क्षेत्रों पर अपना प्रभाव विस्तृत किया और पाटन को एक भव्य राजधानी के रूप में विकसित किया। उसका शासन चालुक्य शक्ति के स्वर्णयुग का आरंभ था। सैन्य विस्तार, आर्थिक संपन्नता और सांस्कृतिक गतिविधियों का समन्वय। कुमारपाल का शासनकाल चालुक्य इतिहास का धार्मिक कुमारपाल का शासनकाल चालुक्य इतिहास का धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक शिखर माना जाता है। आचार्य हेमचंद्र के प्रभाव में उसने जैन धर्म को संरक्षण दिया, अनेक मंदिरों, वावों और शिल्प कृतियों का निर्माण करवाया और राज्य में शांति व समृद्धि का वातावरण स्थापित किया। कुमारपाल का प्रशासन सुदृढ़, न्यायपूर्ण और संपन्न माना जाता है। उसने मालवा, राजस्थान और गुजरात की सीमाओं पर अपनी प्रभुता स्थापित कर चालुक्य सत्ता को पश्चिम भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बना दिया। कुमारपाल के उत्तराधिकारियों, विशेष रूप से अजयपाल, भीमदेव द्वितीय और करणदेव द्वितीय के शासनकाल में चालुक्य सत्ता का पतन आरंभ हुआ। आंतरिक कलह, सामंती विद्रोह और गुजरात की आर्थिक संरचना पर बाहरी दबावों ने चालुक्य शक्ति को कमजोर किया। चौहान, गहलोत और अन्य राजपूत कुलों का उभार तथा तुर्क अफगान आक्रमणों की बढ़ती सक्रियता भी राज्य के लिए चुनौती बन गई। अंततः 13वीं शताब्दी के अंत तक गुजरात में चालुक्य सत्ता का पतन हो गया और उसकी जगह वाघेला वंश प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। समग्रतः गुजरात का चालुक्य राजवंश पश्चिम भारत का एक ऐसा राजवंश था जिसने न केवल सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक रूप से अपने समय को प्रभावित किया, बल्कि स्थापत्य कला, जल संरचना, धर्म, साहित्य और व्यापार के माध्यम से एक स्थायी सांस्कृतिक छाप छोड़ी। इसका राजनीतिक इतिहास सुदृढ़ संगठन, संघर्षशील रक्षक नीति, व्यापारिक समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष का प्रतिनिधि है। गुजरात का चालुक्य अथवा सोलंकी राजवंश, उत्पत्ति। गुजरात का चालुक्य अथवा सोलंकी राजवंश पश्चिम भारत के मध्यकालीन इतिहास का एक अत्यंत प्रतिष्ठित और प्रभावशाली राजवंश था, जिसने 10वीं से 13वीं शताब्दी तक गुजरात, काठियावाड़ और राजस्थान के विस्तृत भागों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इस वंश की उत्पत्ति से संबंधित परंपराएं, अभिलेखीय तथ्य और साहित्यिक साक्ष्य तीनों मिलकर यह दर्शाते हैं कि सोलंकी सत्ता का उद्भव राजनीतिक, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक तीनों स्तरों पर एक विकसित प्रक्रिया का परिणाम था।
सोलंकी राजवंश की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रचलित परंपरा उन्हें प्राचीन चालुक्य वंश से जोड़ती है। गुजरात के कई अभिलेखों और प्रशस्तियों में इस राजवंश को चालुक्य उपाधि दी गई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे दक्षिण के बादामी चालुक्यों और कर्नाटक क्षेत्र की चालुक्य शाखाओं से वैदिक वंशीय संबंध स्थापित करना चाहते थे। यह वंशीय दावा राजनीतिक वैधता और क्षत्रिय प्रतिष्ठा प्राप्त करने का माध्यम था, जिसके द्वारा सोलंकी शासक स्वयं को प्राचीन शक्ति समृद्ध वंशों का उत्तराधिकारी घोषित करते थे। अभिलेखों से यह भी विदित होता है कि गुजरात के सोलंकी प्रारंभ में राजस्थान गुर्जरत्र का हिस्सा थे और गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में उभरते हैं। प्रतिहार सत्ता के कमजोर पड़ते ही 10वीं शताब्दी के मध्य में सोलंकी शक्ति तेजी से उभरती है। इस संक्रमण काल में गुजरात और काठियावाड़ के सामंती प्रभुओं के बीच एक सुदृढ़ और संगठित राज सत्ता की आवश्यकता बढ़ी और इसी आवश्यकता से सोलंकी राज्य की नींव पड़ी। इस प्रकार सोलंकी सत्ता का उद्भव राजनीतिक अवसर और क्षेत्रीय संरचना के अनुकूलन का परिणाम था। सोलंकी उत्पत्ति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परंपरा यह भी है कि वे अग्निकुल क्षत्रिय थे। यह परंपरा 4 प्रमुख राजपूत कुलों चालुक्य, परमार, चाहमान और प्रतिहार को अग्निकुंड से उत्पन्न मानती है। यद्यपि यह एक मिथकीय परंपरा है, परंतु इसका ऐतिहासिक महत्व इस तथ्य में है कि यह राजपूत धर्म, राजनीति और सामाजिक वैधता का प्रतीक थी। सोलंकियों के लिए यह कथा उनकी क्षत्रिय पहचान और सामाजिक प्रतिष्ठा को स्थापित करने का साधन बनी। इतिहासकारों के अनुसार सोलंकी सत्ता का वास्तविक उद्भव गुजरात के आन्हिलपुर पाटन, प्रारंभिक नाम अन्हिलवाड़ा क्षेत्र से हुआ। प्रारंभिक चालुक्य शासक मूलराज प्रथम ने इसी क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ से राज्य के विस्तार की प्रक्रिया आरंभ की। पाटन की भौगोलिक स्थिति, उर्वर मैदान, व्यापारिक मार्गों का संगम, बंदरगाहों से निकटता और सुरक्षित प्राकृतिक रचना राज सत्ता को संगठित करने के लिए अत्यंत उपयुक्त थी। यही कारण है कि सोलंकी राज्य की राजनीतिक पहचान इसी क्षेत्र से निर्मित होती है। सोलंकी उत्पत्ति का एक अन्य आधार है उनका गुर्जर सांस्कृतिक परिवेश। वे ऐसे समय में उभरते हैं जब पश्चिम भारत में गुर्जर शक्ति व्यापक थी और अनेक सामंती सरदार अपनी राजनीतिक पहचान को संरचना दे रहे थे। सोलंकियों का प्रारंभिक प्रशासन, सैन्य संगठन और सामाजिक ढांचा इसी गुर्जर क्षत्रिय वातावरण से निर्मित हुआ। इस सांस्कृतिक क्षेत्रीय आधार ने सोलंकी वंश को न केवल राजनीतिक स्थिरता प्रदान की, बल्कि गुजरात की कला, धर्म और अर्थव्यवस्था में भी उनका विशेष योगदान सुनिश्चित किया। समग्रतः गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की उत्पत्ति पौराणिक परंपरा, क्षेत्रीय क्षत्रिय उभार, प्रतिहारों की निर्बलता और पाटन क्षेत्र की भू-सामरिक विशेषताओं, इन सभी तत्वों के संतुलन से हुई। यह एक ऐसा राजवंश था जिसने गुजरात को राजनीतिक रूप से स्वतंत्र, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया और जिसका प्रभाव पश्चिम भारत के मध्यकालीन इतिहास में अत्यंत गहरा है। मूलराज प्रथम काल 942-996 ई। गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंश के इतिहास में मूलराज प्रथम वह शासक है जिसने न केवल वंश की आधारशिला रखी, बल्कि गुजरात को पूर्ववर्ती गुर्जर प्रतिहार सत्ता से स्वतंत्र कर एक नए और शक्तिशाली क्षेत्रीय साम्राज्य का रूप दिया। उसका शासन गुजरात के इतिहास का वह आरंभिक चरण है जहां एक संगठित, स्वतंत्र और उभरती राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ। मूलराज प्रथम की भूमिका इस बात में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उसने गुजरात को स्थिरता प्रदान की और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसका उत्कर्ष आगे चलकर भीमदेव प्रथम, सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल जैसे महान शासकों के समय देखने को मिलता है।
मूलराज प्रथम का उद्भव उस समय हुआ जब पश्चिमी भारत की राजनीतिक संरचना बड़े परिवर्तन से गुजर रही थी। प्रतिहार साम्राज्य इस समय तेजी से विकसित हो रहा था और उसकी परिधि के क्षेत्रों, विशेषकर गुजरात, राजस्थान और मध्य भारत में नए क्षत्रिय राजवंश उभर रहे थे। इस राजनीतिक रिक्तता ने स्थानीय राज्य कुलों को स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का अवसर प्रदान किया। मूलराज प्रथम ने इस अवसर का पूर्ण उपयोग करते हुए अनहिलवाड़ा पाटन को अपनी राजधानी के रूप में संगठित किया और गुजराती भूमि पर अपनी स्वायत्त सत्ता स्थापित की। मूलराज प्रथम का शासन राजनीतिक सुदृढ़ता और सैन्य जागरूकता से चिह्नित है। उसने न केवल प्रतिहार प्रभाव को समाप्त किया, बल्कि गुजरात के पड़ोसी क्षेत्रों जैसे काठियावाड़, खानदेश और दक्षिण राजस्थान में भी अपना प्रभाव बढ़ाया। युद्ध कौशल, चतुर रणनीति और सामंती सरदारों के साथ संगठित संबंधों के कारण मूलराज प्रथम जल्दी ही गुजरात के एक सक्षम नरेश के रूप में स्थापित हो गया। उसके शासन के दौरान गुजरात किसी भी बाहरी आक्रमण से प्रभावित नहीं हुआ। यह इस बात का प्रमाण है कि उसका सैन्य संगठन मजबूत था। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से मूलराज प्रथम एक महत्वपूर्ण शासक था। उसने वैष्णव, शैव और जैन परंपराओं तीनों को संरक्षण दिया। अनहिलवाड़ा पाटन में मंदिर निर्माण और धार्मिक दान उसके शासन की प्रमुख विशेषताएं थीं। जैन आचार्यों, ब्राह्मण विद्वानों और मंदिरों को प्रदान किए गए दान अनुदान उसके धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। इस धार्मिक बहुलता ने गुजरात के सामाजिक जीवन को स्थिरता और सहिष्णुता प्रदान की, जिसका प्रभाव बाद के सोलंकी शासकों पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। आर्थिक दृष्टि से भी मूलराज प्रथम का शासन अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुजरात उन दिनों अरब देशों, अफ्रीका और पश्चिमी व्यापार मार्गों से जुड़ा हुआ था। काठियावाड़ और समुद्री तटों का नियंत्रण राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत था। इसके अतिरिक्त पाटन और उसके आसपास के कृषि क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ माने जाते थे। मूलराज प्रथम ने व्यापार, कृषि और समुद्री व्यापार तीनों से राज्य की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की। यही आर्थिक आधार सोलंकी साम्राज्य की आगे की समृद्धि का मुख्य आधार बना। अंततः मूलराज प्रथम की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूमिका यह है कि उसने गुजरात में एक स्वतंत्र, स्थिर और संगठित चालुक्य सोलंकी साम्राज्य की नींव रखी। उसके शासन के बाद वंश की सत्ता न केवल सुरक्षित रही, बल्कि अगले 2 शताब्दियों तक उत्तर पश्चिम भारत का एक सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक केंद्र बनकर चमकती रही। मूलराज प्रथम के बाद उसका उत्तराधिकारी चामुंडराज सत्ता संभालता है, जो उसके कार्यों को आगे बढ़ाकर सोलंकी साम्राज्य को अधिक स्थिरता प्रदान करता है। चामुंडराज काल 996-1008 गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंश के इतिहास में चामुंडराज एक ऐसा महत्वपूर्ण शासक है जिसने मूलराज प्रथम द्वारा स्थापित राज सत्ता को स्थिरता, निरंतरता और सामरिक क्षमता प्रदान की। मूलराज की मृत्यु के बाद सत्ता संक्रमण का समय संवेदनशील था, परंतु चामुंडराज ने न केवल राजवंश की शक्ति को सुरक्षित रखा, बल्कि गुजरात की राजनीति में सोलंकी प्रभुत्व को अधिक सुदृढ़ किया। उसका शासन गुजरात राज्य के प्रारंभिक परिपक्वता काल का प्रतिनिधित्व करता है, जहां प्रशासन, सैन्य संगठन और धार्मिक संरक्षण तीनों एक सशक्त राज सत्ता की ओर संकेत करते हैं। चामुंडराज के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी राजनीतिक स्थिरता का संरक्षण। मूलराज प्रथम ने चालुक्य सत्ता की नींव रखी थी, और चामुंडराज का पहला दायित्व था उस नींव को कमजोर होने से बचाना। उसने आंतरिक सामंती शक्तियों को नियंत्रित रखा और राज्य के प्रशासनिक ढांचे को व्यवस्थित बनाए रखा। यह वह समय था जब गुजरात आर्थिक समृद्धि,
व्यापारिक सक्रियता और कृषि संपन्नता के कारण तेजी से एक समृद्ध प्रदेश के रूप में उभर रहा था। चामुंडराज के शासन में गुजरात को कई बाहरी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। पश्चिमी समुद्री किनारे और काठियावाड़ का क्षेत्र उस समय कई स्थानीय शक्तियों, जनजातियों तथा व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र था। चामुंडराज ने इन क्षेत्रों में शांति स्थापित की और अपने प्रभाव को सुनिश्चित किया। उसकी सैन्य क्षमता और प्रशासनिक पकड़ ने राज्य को शत्रुओं और बाहरी खतरों से सुरक्षित रखा। चामुंडराज का शासन सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। सोलंकी शासक परंपरागत रूप से वैष्णव, शैव और जैन धर्म के संरक्षक माने जाते थे, और चामुंडराज ने इन सभी धार्मिक परंपराओं को संरक्षण दिया। गुजरात का जैन समाज उसके शासन में अत्यंत सक्रिय हुआ और कई जैन मंदिरों तथा मंदिर परिसरों को संरक्षण प्राप्त हुआ। इस धार्मिक दान अनुदान ने उसकी राजनीतिक वैधता को भी मजबूत किया। आर्थिक रूप से भी चामुंडराज का शासनकाल संपन्न रहा। गुजरात समुद्री व्यापार, आंतरिक मंडियों और कृषि उत्पादकता के कारण एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था का केंद्र था। व्यापार मार्गों का नियंत्रण, बंदरगाहों की सुरक्षा और नगरों का विकास, ये सभी चामुंडराज की नीति का हिस्सा थे। उसकी आर्थिक नीतियों ने सोलंकी साम्राज्य की आगे की समृद्धि के लिए आधार तैयार किया। चामुंडराज के शासन में गुजरात का प्रशासनिक ढांचा सुव्यवस्थित रूप से काम करता रहा। सोलंकी राजाओं की सामंती संरचना, भूमि प्रशासन और राजस्व व्यवस्था परंपरा के अनुसार चलती रही। इस प्रशासनिक स्थिरता ने राज्य को आगे चलकर भी मजबूत बनाए रखा। चामुंडराज का शासन विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वह मूलराज प्रथम और भीमदेव प्रथम के बीच संक्रमण कालीन कड़ी है। उसने मूलराज द्वारा स्थापित सत्ता को न केवल सुरक्षित रखा, बल्कि उसे ऐसी स्थिरता प्रदान की कि आगे चलकर भीमदेव प्रथम जैसी मजबूत और विस्तारवादी नीति वाला शासक एक सुदृढ़ आधार पाकर शासन कर सके। समग्रतः चामुंडराज का शासन गुजरात के सोलंकी इतिहास में वह चरण है जहां राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक संपन्नता और धार्मिक संरक्षण तीनों मिलकर राज्य को उसकी आगामी शक्ति और प्रतिष्ठा के लिए तैयार करते हैं। उसका योगदान सोलंकी साम्राज्य के दीर्घकालीन विकास का एक अनिवार्य आधार स्तंभ है। 21वीं दुर्लभराज काल 1008 से 1021। गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंश के इतिहास में दुर्लभराज एक महत्वपूर्ण शासक है, जिसने मूलराज प्रथम द्वारा स्थापित स्वतंत्र सत्ता और चामुंडराज के मध्यवर्ती शासन को आगे बढ़ाते हुए गुजरात को राजनीतिक स्थिरता, सैन्य सजगता और प्रशासनिक संगठन की नई ऊंचाई प्रदान की। उसका शासन उस संक्रमण काल का प्रतिनिधित्व करता है जब उत्तर भारत जन्वी आक्रमणों से प्रभावित हो रहा था और पश्चिम भारत में अनेक क्षेत्रीय शक्तियां प्रतिहार, परमार, वाघेला और चालुक्य अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सक्रिय थी। इस जटिल राजनीतिक परिदृश्य में दुर्लभराज ने गुजरात के चालुक्य साम्राज्य को एक स्थिर और संबलित रूप दिया। दुर्लभराज का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक योगदान था गुजरात को गजनवी दबाव से सुरक्षित रखना। महमूद गजनवी के आक्रमणों ने पंजाब और राजस्थान में व्यापक राजनीतिक परिवर्तन किए थे, परंतु गुजरात इस चरण में अपेक्षाकृत सुरक्षित रहा। इसका मुख्य कारण था दुर्लभराज का राजनीतिक सतर्कता, सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा और शत्रु शक्ति की गतिविधियों पर सदैव नजर रखना। उसने अपनी सैन्य शक्ति को सुव्यवस्थित रखा और अपने सामरिक मार्गों, विशेषकर कच्छ, काठियावाड़, अनहिलवाड़ पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखा। दुर्लभराज के शासन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू था उसका कूटनीतिक संतुलन। उसने मालवा के परमार, राजस्थान के चौहान, चाहमान
तथा काठियावाड़ के स्थानीय शक्तियों के साथ अपने संबंधों को स्थिर और संतुलित रखा। इस कूटनीतिक संतुलन ने गुजरात को बाहरी संघर्षों से सुरक्षित रखा और उसे आंतरिक संगठन को मजबूत करने का अवसर मिला। परमारों के साथ हल्की फुल्की सीमा गतिरोध की परंपरा अवश्य रही, परंतु दुर्लभराज ने व्यापक संघर्ष से बचते हुए स्थिर राजनीतिक संरचना पर ध्यान केंद्रित किया। दुर्लभराज का शासन आर्थिक दृष्टि से अत्यंत स्थिर और समृद्ध था। अनहिलवाड़, पाटन इस समय पश्चिम भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी नगर बन चुका था। अरब व्यापारियों, समुद्री मार्गों, वस्त्र उद्योग, लवण व्यापार और ग्रामीण कृषि समृद्धि ने राज्य के राजस्व को बढ़ाया। दुर्लभराज की आर्थिक नीति स्थिरता, संरक्षण और व्यापार सुरक्षा पर आधारित थी। समुद्री तट के बंदरगाह, विशेषकर भरूच, उस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बड़े केंद्र थे। दुर्लभराज धार्मिक, सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण शासक है। उसने जैन, शैव और वैष्णव परंपराओं तीनों को संरक्षण दिया। गुजरात में जैन शासकों से प्राप्त दान पत्र और दिगंबर, श्वेतांबर मठों के अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि दुर्लभराज दर्शन, धर्म और ज्ञान परंपरा के संरक्षक के रूप में प्रतिष्ठित था। अनहिलवाड़ में मंदिर निर्माण, मठ विकास और विद्वानों का संरक्षण उसके शासन में बढ़ा। प्रशासनिक दृष्टि से उसका शासन सुव्यवस्थित था। उसने मूलराज द्वारा आरंभ की गई भूमि राजस्व पद्धति को जारी रखा, सामंती प्रमुखों को नियंत्रित रखा और राज्य के दुर्गों को मजबूत किया। गुजरात की सामंती संरचना अपेक्षाकृत स्थिर थी और दुर्लभराज ने इस स्थिरता को बनाए रखा। दुर्लभराज की महत्ता इस तथ्य में निहित है कि उसने गुजरात के चालुक्य साम्राज्य को सुरक्षित, समृद्ध और राजनीतिक रूप से स्थिर बनाया। उसके काल में राज्य न केवल गजनवी प्रभाव से सुरक्षित रहा, बल्कि पश्चिम भारत की स्थिर राज सत्ताओं में से एक के रूप में स्थापित हुआ। उसके बाद भीमदेव प्रथम इसी स्थिरता के आधार पर अपनी शक्ति को और व्यापक दिशा दे सका। समग्रतः दुर्लभराज का शासन गुजरात चालुक्य सोलंकी वंश के राजनीतिक उत्कर्ष का एक निर्णायक अध्याय है, एक ऐसा समय जिसने राज्य को सैन्य शक्ति, आर्थिक समृद्धि, प्रशासनिक स्थिरता और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा के चारों स्तंभों पर मजबूती प्रदान की। भीमदेव प्रथम काल 1022 से 1064 ई। गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंश के इतिहास में भीमदेव प्रथम सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासकों में से एक है। उसके शासनकाल में गुजरात न केवल राजनीतिक रूप से स्थिर हुआ, बल्कि आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक सुदृढ़ और संपन्न राज्य के रूप में विकसित हुआ। भीमदेव प्रथम का शासन गुजरात के प्रादेशिक इतिहास का वह चरण है जब चालुक्य शक्ति अपने वास्तविक उत्कर्ष की ओर अग्रसर हुई और पश्चिमी भारत में एक निर्णायक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हुई। भीमदेव प्रथम की राजनीतिक स्थिति उस समय अत्यंत चुनौतीपूर्ण थी। पश्चिमी भारत में परमार, प्रतिहार, चौहान, कच्छ के सामंत, लोहानी और अरब व्यापारी शक्तियां सक्रिय थीं। इन सभी के बीच शक्ति संतुलन स्थापित करना आवश्यक था। भीमदेव प्रथम ने न केवल इन सभी शक्तियों पर नियंत्रण बनाए रखा, बल्कि अपने क्षेत्रीय प्रभाव को और अधिक विस्तार भी दिया। उसकी नीति स्पष्ट थी: राज्य की सीमाओं की सुरक्षा, समुद्र तटीय प्रदेशों पर नियंत्रण और व्यापारिक मार्गों का संरक्षण। भीमदेव प्रथम के शासनकाल की सबसे उल्लेखनीय घटना थी 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी का सोमनाथ पर आक्रमण। यह आक्रमण पश्चिमी भारत के इतिहास की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। महमूद की विशाल सेना गुजरात में प्रविष्ट हुई और सोमनाथ मंदिर को लूटकर वापस लौटी। यद्यपि भीमदेव प्रथम उस समय सेना संगठित करने की प्रक्रिया में था,
परंतु घुसपैठ इतनी तीव्र और अचानक थी कि वह निर्णायक प्रतिरोध नहीं कर सका। फिर भी उसके शासनकाल की विशेषता यह है कि आक्रमण के बाद गुजरात तेजी से पुनर्निर्माण और पुनर्संगठन के मार्ग पर लौट आया और भीमदेव भीमदेव प्रथम की राजनीतिक स्थिति उस समय अत्यंत चुनौतीपूर्ण थी। पश्चिमी भारत में परमार, प्रतिहार, चौहान, कच्छ के सामंत, लोहानी और अरब व्यापारी शक्तियां सक्रिय थीं। इन सभी के बीच शक्ति संतुलन स्थापित करना आवश्यक था। भीमदेव प्रथम ने न केवल इन सभी शक्तियों पर नियंत्रण बनाए रखा, बल्कि अपने क्षेत्रीय प्रभाव को और अधिक विस्तार भी दिया। उसकी नीति स्पष्ट थी: राज्य की सीमाओं की सुरक्षा, समुद्र तटीय प्रदेशों पर नियंत्रण और व्यापारिक मार्गों का संरक्षण। भीमदेव प्रथम के शासनकाल की सबसे उल्लेखनीय घटना थी 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी का सोमनाथ पर आक्रमण। यह आक्रमण पश्चिमी भारत के इतिहास की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। महमूद की विशाल सेना गुजरात में प्रविष्ट हुई और सोमनाथ मंदिर को लूटकर वापस लौटी। यद्यपि भीमदेव प्रथम उस समय सेना संगठित करने की प्रक्रिया में था, परंतु घुसपैठ इतनी तीव्र और अचानक थी कि वह निर्णायक प्रतिरोध नहीं कर सका। फिर भी उसके शासनकाल की विशेषता यह है कि आक्रमण के बाद गुजरात तेजी से पुनर्निर्माण और पुनर्संगठन के मार्ग पर लौट आया और यह भीमदेव की कुशलता का परिणाम था। भीमदेव प्रथम ने अपने शासन में आर्थिक पुनर्जीवन पर विशेष ध्यान दिया। समुद्री व्यापार उसके राज्य का प्रमुख आधार था। काठियावाड़ के बंदरगाह, सोमनाथ, वेरावल क्षेत्र और भृगुकच्छ, भरूच उसके महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। समुद्र मार्ग के माध्यम से पश्चिम एशिया, अफ्रीका और अरब देशों से व्यापार होता था और इसी व्यापारिक संपन्नता के कारण सोलंकी की सत्ता समृद्ध होती गई। भीमदेव प्रथम का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक योगदान था स्थानीय सामंतों को नियंत्रण में रखना। गुजरात में विभिन्न क्षत्रिय वंश, नागर ब्राह्मण, व्यापारी गिल्ड और समुद्री व्यापारिक समूह अत्यधिक प्रभावशाली थे। भीमदेव ने इन सभी शक्तियों को अपने राजनीतिक ढांचे के भीतर संतुलित रखा। उसका प्रशासन संगठित, प्रभावी और राजनैतिक रूप से सुदृढ़ था। उसने तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाई और व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखा। धार्मिक, सांस्कृतिक दृष्टि से भीमदेव प्रथम एक उदार शासक था। यद्यपि सोमनाथ पर आक्रमण उसके शासन में हुआ, परंतु उसने मंदिरों के पुनर्निर्माण, पुरोहितों के संरक्षण और धार्मिक संस्थानों के पुनर्जीवन पर विशेष ध्यान दिया। उसकी यह नीति गुजरात की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की पुनर्स्थापना में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। उसके समय में जैन धर्म का भी महत्वपूर्ण विकास हुआ और कई जैन साधुओं को शाही संरक्षण मिला। भीमदेव प्रथम का शासन वास्तुकला और नगर विकास के लिए भी प्रसिद्ध है। सोलंकी वास्तुकला की विशिष्ट पहचान, जैसे मंदिरों की अलंकरण शैली, स्तंभ कला, जल संरचना और तोरण, इसी काल में अधिक विकसित हुई। उसके शासनकाल की यह सांस्कृतिक गतिविधि आगामी सोलंकी शासकों के लिए आधार बनी। समग्रतः भीमदेव प्रथम का शासन गुजरात के सोलंकी इतिहास का वह सुदृढ़ अध्याय है जिसमें राज्य बाहरी आक्रमणों के बावजूद अपनी राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने में सफल रहा। भीमदेव प्रथम न केवल संकट समय का शासक था, बल्कि वह राजा था जिसने गुजरात को पुनः शक्ति और प्रतिष्ठा के मार्ग पर लौटा दिया। कर्ण, भीमदेव प्रथम का पुत्र। गुर्जर, चालुक्य अथवा सोलंकी वंश के इतिहास में कर्ण एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में उभरता है। वह भीमदेव प्रथम का पुत्र था और उसके शासनकाल ने चालुक्य सत्ता के राजनीतिक विस्तार, सैन्य प्रभुत्व और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को स्थिर रूप प्रदान किया।
कर्ण का शासन गुजरात के मध्यकालीन इतिहास का वह चरण है जहां सोलंकी वंश धीरे धीरे अपनी चरम स्थिति की ओर बढ़ रहा था और उसे गुजरात, मालवा, राजस्थान के विशिष्ट राजनीतिक संगठन में निर्णायक भूमिका प्राप्त हो रही थी। कर्ण का शासन ऐसे समय में आरंभ हुआ जब भीमदेव प्रथम ने सोलंकी सत्ता को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित कर दिया था और राज्य आर्थिक राजनीतिक रूप से स्थिर स्थिति में पहुंच चुका था। कर्ण ने इस स्थिरता को आगे बढ़ाया और अपने शासन को विस्तार, संगठन और प्रतिष्ठा का स्वरूप दिया। उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था नए नगर कर्णावती, आधुनिक अहमदाबाद क्षेत्र की स्थापना, जिसने गुजरात के शहरीकरण और व्यापार में विशेष वृद्धि की। राजनीतिक दृष्टि से कर्ण एक दृढ़ और सक्रिय शासक था। उसने चालुक्य राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा और शत्रुओं के विरुद्ध सफलतापूर्वक रक्षा की। राजस्थान, मालवा और काठियावाड़ के कुछ क्षेत्र उस समय निरंतर संघर्षों का केंद्र थे, परंतु कर्ण ने इन सभी दिशाओं में अपने प्रभाव को बनाए रखा। उसकी सत्ता उस समय के प्रमुख राजपूत राज्यों के बीच संतुलन बनाकर चलने और अवसर के अनुसार संबंध स्थापित करने के कौशल का प्रमाण देती है। कर्ण के शासनकाल में सोलंकी प्रशासनिक ढांचा भी अधिक संगठित रूप में दिखाई देता है। भूमि, राजस्व, व्यापार, दुर्ग व्यवस्था और सैन्य संगठन, ये सभी उसके शासनकाल में स्थिर रूप से संचालित होते रहे। गुजरात का व्यापारिक जीवन, विशेषकर समुद्री मार्गों और आंतरिक व्यापार मार्गों का नियंत्रण, उसके समय में समृद्ध और संपन्न रहा। आर्थिक समृद्धि ने सोलंकी शक्ति को आगे बढ़ाने में निर्णायक भूमिका निभाई। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कर्ण चालुक्य परंपरा का निष्ठावान शासक था। उसने मंदिरों, मठों और ब्राह्मण आचार्यों को दान अनुदान प्रदान किए। कर्णावती, अनहिलवाड़ और आसपास के क्षेत्रों में उसके द्वारा प्रदत्त अनुदान और निर्माण कार्यों का उल्लेख मिलता है। इन धार्मिक सांस्कृतिक संरक्षणों के माध्यम से कर्ण ने राज्य की सामाजिक प्रतिष्ठा को भी बनाए रखा। कर्ण की महत्ता इस बात में निहित है कि उसके समय में सोलंकी वंश न केवल राजनीतिक रूप से स्थिर था, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी उन्नति की ओर अग्रसर था। उसके बाद के शासक, विशेष रूप से सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल, इसी स्थिरता पर आधारित होकर सोलंकी साम्राज्य को अपने चरम विस्तार तक ले गए। समग्रतः कर्ण वह शासक है जिसने भीमदेव प्रथम द्वारा स्थापित शक्ति को आगे बढ़ाया और सोलंकी राज्य को एक व्यवस्थित, संपन्न और उभरती राजसत्ता में परिवर्तित किया। उसका शासन गुजरात के मध्यकालीन इतिहास में स्थिरता, शहरी विकास और राजनीतिक निरंतरता का प्रतीक है। जयसिंह सिद्धराज 1094 से 1143। चालुक्य अथवा सोलंकी वंश के इतिहास में जयसिंह सिद्धराज वह महान सम्राट है जिसने गुजरात की शक्ति को मध्यकालीन भारत की सबसे सशक्त और संगठित राजसत्ताओं में परिवर्तित कर दिया। उसका शासन राजनीतिक विस्तार, प्रशासनिक परिपक्वता, शहरी आर्थिक विकास और सांस्कृतिक उन्नति का स्वर्णकाल माना जाता है। मूलराज प्रथम द्वारा स्थापित सोलंकी सत्ता और भीमदेव तथा कर्ण द्वारा विस्तारित राज्य को सिद्धराज ने ऐसी व्यापकता प्रदान की कि गुजरात उस समय का सर्वाधिक स्थिर, समृद्ध और संभावनाशील राज्य बन गया। जयसिंह सिद्धराज के शासन का सबसे प्रमुख आधार था उसका सैन्य कौशल और सामरिक विस्तार। उसने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में गुजरात के उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी सभी दिशाओं में अभियान चलाकर अपने साम्राज्य को विस्तृत किया। काठियावाड़, लाट, मालवा की सीमाएं और राजस्थान के कई भूभाग उसकी शक्ति के अधीन आ गए। सिद्धराज की विजय यात्राएं केवल सैन्य आक्रमण नहीं थी, बल्कि एक सुव्यवस्थित राजनीतिक नीति का हिस्सा थी, जिनके माध्यम से उसने व्यापार मार्गों, बंदरगाहों, कृषि भूमियों और दुर्ग क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। सिद्धराज की सबसे प्रसिद्ध सफलता मालवा और उज्जैन दिशा में
उसके अभियानों से संबंधित है। परमार साम्राज्य कमजोर हो चुका था और इस स्थिति का लाभ उठाकर सिद्धराज ने अपने प्रभाव का विस्तार किया। यद्यपि उसने संपूर्ण मालवा को स्थायी रूप से नहीं जोड़ा, परंतु इस दिशा में उसके प्रभुत्व ने सोलंकी सत्ता को उत्तर भारत की राजनीतिक संरचना में प्रमुख स्थान दिलाया। राजस्थान के कई राजपूत राजवंशों, विशेषकर चाहमान, परिहार और चौहानों के साथ उसने राजनीतिक संतुलन और संघर्ष दोनों बनाए रखे। इन संघर्षों में सिद्धराज की कूटनीति और सैन्य शक्ति दोनों ही प्रकट होती हैं। सिद्धराज के शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू था विजय अभियानों का संगठन और इन क्षेत्रों का प्रशासनिक एकीकरण। उसने न केवल क्षेत्रों को जीता, बल्कि उनको राज्य व्यवस्था में समाहित किया। उसके शासन में राजस्व संग्रह, भूमि प्रशासन और दुर्ग व्यवस्था अधिक संगठित रूप में विकसित हुई। गुजरात की आर्थिक सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमुख कारण यही सुव्यवस्थित शासन था। जयसिंह सिद्धराज को कभी कभी अभिनव भोज की उपाधि समानार्थक रूप से दी जाती है, क्योंकि वह साहित्य, संस्कृति और कला का महान संरक्षक था। उसने पाटन, सिद्धपुर और कई अन्य नगरों को अत्यंत विकसित किया। उसकी प्रसिद्ध कृति है सिद्धपुर का विशाल सिद्ध तालाब, जिसे आज सिद्धपुर तालाब या दहर तालाब कहा जाता है। वह केवल जल व्यवस्था नहीं थी, बल्कि एक शहरी दृष्टिकोण और स्थापत्य कौशल का अद्भुत उदाहरण थी। धार्मिक दृष्टि से भी सिद्धराज एक महत्वपूर्ण शासक था। उसने जैन, शैव और वैष्णव तीनों परंपराओं को संरक्षण दिया, परंतु विशेषकर जैन साधुओं के प्रति उसका झुकाव उल्लेखनीय है। कई जैन ग्रंथों में उसका वर्णन एक उदार और विद्वान संरक्षक के रूप में मिलता है। इस धार्मिक उदारता ने उसके शासन को सामाजिक सांस्कृतिक वैधता प्रदान की और गुजरात को विविध धार्मिक परंपराओं का केंद्र बनाया। सिद्धराज अपने समय का एक शक्तिशाली और दूरदर्शी शासक था, परंतु उसका शासन केवल सैन्य विस्तार पर आधारित नहीं था। उसने सड़कें, बांध, जल संचय, मंदिर, शहरी केंद्र और व्यापार संरचनाएं विकसित की। गुजरात का समुद्री व्यापार, विशेषकर अरब क्षेत्रों के साथ, उसके काल में समृद्धि पर था। इस व्यापारिक संपन्नता ने सोलंकी सेना, प्रशासन और कला संस्कृति को अधिक शक्ति प्रदान की। सिद्धराज का शासन सोलंकी साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तृत और स्थायी स्वर्णकाल है। उसके बाद का शासक कुमारीपाल उसके प्रशासनिक ढांचे और सेना के आधार पर राज्य को आगे बढ़ाने में सफल रहा, परंतु सिद्धराज की प्रतिष्ठा और साम्राज्य चेतना अतुलनीय रही। समग्रतः जयसिंह सिद्धराज का काल मध्यकालीन गुजरात का वह युग है जिसमें राजनीतिक विस्तार, आर्थिक समृद्धि, स्थापत्य उन्नति, धार्मिक उदारता और शहरी विकास सभी चरम पर थे। उसने गुजरात को न केवल पश्चिम भारत की प्रमुख शक्ति बनाया, बल्कि उसे संपूर्ण भारतीय राजनीति में एक निर्णायक स्थान दिलाया। कुमारपाल 1143 से 1172। गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी साम्राज्य के इतिहास में कुमारपाल वह शासक है जिसने न केवल राज्य को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाया, बल्कि गुजरात को राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से एक स्थिर और सशक्त पहचान प्रदान की। वह जयसिंह सिद्धराज का उत्तराधिकारी था और सिद्धराज द्वारा निर्मित सशक्त प्रशासनिक ढांचे, आर्थिक संगठन और सांस्कृतिक वैभव को एक उच्चतम रूप देने में कुमारपाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसका शासन गुजरात के राजनीतिक उत्कर्ष, जैन धर्म संरक्षण, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक उभार का अद्वितीय काल माना जाता है। कुमारपाल का सिंहासनारोहण राजनैतिक दृष्टि से अनिश्चितताओं से भरा था। सिद्धराज का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उत्तराधिकार को लेकर जटिलता उत्पन्न हुई।
इसी संघर्ष के बीच कुमारपाल राज्य की बागडोर संभालने में सफल हुआ। उसका सिंहासन प्राप्त करना उसकी कूटनीति, साहस और राजनीतिक सूझबूझ का संकेत था। प्रारंभ में राज्य में अनेक सामंती सरदार अपने प्रभुत्व का दावा कर रहे थे, इसलिए कुमारपाल के सामने सबसे पहली चुनौती थी राज्य की आंतरिक स्थिति को स्थिर करना। उसने सामंतों को नियंत्रित कर केंद्रीय सत्ता को दृढ़ बनाया। कुमारपाल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी चालुक्य साम्राज्य का सुरक्षित विस्तार। उसने गुजरात, काठियावाड़, मारवाड़, मालवा के दक्षिणी भाग, राजस्थान के सीमांत क्षेत्रों और नर्मदा ताप्ती घाटी तक अपना प्रभाव स्थापित किया। यह विस्तार केवल सैन्य शक्ति के बल पर ही नहीं, बल्कि कूटनीति और सामंती संगठन की सुदृढ़ता के आधार पर भी सफल हुआ। गुजरात उस समय उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच व्यापारिक सेतु था, जिसका पूरा लाभ कुमारपाल ने उठाया। समुद्री व्यापार, आंतरिक वाणिज्य और नगरीय विकास उसके काल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचे। कुमारपाल को भारतीय इतिहास में विशेष महत्व उसके जैन धर्म संरक्षण के कारण मिलता है। प्रसिद्ध जैनाचार्य हेमचंद्र उसके गुरु और प्रेरणा स्रोत थे। हेमचंद्र के प्रभाव में आकर कुमारपाल ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण दिया, हिंसा को सीमित किया, पशु हत्या पर कई क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाया और राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उसके शासन में जैन ग्रंथों का संकलन, मठों का निर्माण और विद्वानों का संरक्षण बड़े पैमाने पर हुआ। गुजरात के नगर गिरनार, पाटन, सिद्धपुर और सोमनाथ जैन संस्कृति के प्रमुख केंद्र बन गए। कुमारपाल का शासन प्रशासनिक दृष्टि से भी अत्यंत सुदृढ़ था। उसने भूमि राजस्व संरचना को संगठित किया, व्यापारिक करों को सुव्यवस्थित किया और न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी रूप दिया। सामंती पदक्रम स्पष्ट किए गए और प्रांतीय शासन में अधिकारी नियुक्त किए गए। उसके प्रशासन की विशेषता थी केंद्रीय सत्ता का दृढ़ नियंत्रण, जिससे सामंतों के विद्रोह की संभावना कम हो गई। किलों, मार्गों और बाजारों का विस्तार इस काल की आर्थिक गतिविधियों का प्रमाण है। सैन्य दृष्टि से भी कुमारपाल अत्यंत सक्षम शासक था। उसने राज्य की उत्तरी पूर्वी सीमाओं की रक्षा की, मालवा के परमारों के साथ संतुलन बनाए रखा और राजस्थान के कुछ शक्तिशाली कुलों के विरुद्ध सैन्य सफलताएं प्राप्त कीं। चालुक्य सेना उस समय गुजरात की सबसे संगठित सैन्य शक्तियों में से एक थी और कुमारपाल ने इस पर निरंतर ध्यान रखा। उसकी सैन्य नीतियां रक्षा और नियंत्रित विस्तार दोनों के संतुलन पर आधारित थीं। कुमारपाल का शासन गुजरात के सांस्कृतिक स्वर्णकाल का भी प्रतीक है। उसके काल में साहित्य, दर्शन, कला और स्थापत्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। हेमचंद्र जैसे विद्वानों की उपस्थिति ने राजदरबार को एक विद्यानिकेतन का रूप दिया। गुजरात के मंदिरों, वावों, स्टेपवेल, जैन बस्तियों और जल संरचना का विकास इसी अवधि में हुआ। यह सांस्कृतिक विस्तार राज्य की आर्थिक समृद्धि और सामाजिक स्थिरता का प्रत्यक्ष परिणाम था। समग्रतः कुमारपाल का शासन चालुक्य सोलंकी वंश के सर्वोच्च उत्कर्ष का प्रतिनिधि है। उसके नेतृत्व में गुजरात न केवल राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ हुआ, बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी एक आदर्श राजसत्ता बन गया। उसकी नीति ने गुजरात को मध्यकालीन भारत के सबसे समृद्ध और स्थिर राज्यों में स्थान दिलाया। अजयपाल काल 1172 से 1175। गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंश के इतिहास में अजयपाल वह अंतिम प्रमुख शासक है, जिसके शासनकाल ने इस गौरवशाली वंश की राजनीतिक स्थिति को निर्णायक पतन की ओर अग्रसर किया। उसके पूर्वज, विशेषकर सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल, ने गुजरात को एक अद्वितीय राजनीतिक,
सांस्कृतिक और प्रशासनिक समृद्धि प्रदान की थी, परंतु अजयपाल इस सुविकसित राज्य को संभाल नहीं पाया। उसका शासन गुजरात के चालुक्य साम्राज्य के अंतिम चरण, राजनीतिक अस्थिरता और बाहरी शक्तियों के उभार का प्रतीक है। अजयपाल कुमारपाल का उत्तराधिकारी था। कुमारपाल ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, विशाल निर्माण कार्य किए और राज्य की प्रतिष्ठा को अपनी चरम अवस्था तक पहुंचाया था। परंतु अजयपाल का स्वभाव और प्रशासनिक दृष्टि अपने पूर्वजों से सर्वथा भिन्न थी। वह जैन धर्म के प्रति अनुदार था और कुमारपाल के संरक्षित जैन समुदाय के प्रभाव को कम करने की नीति अपनाई। इस धार्मिक सामाजिक टकराव ने उसके शासन आरंभ होते ही गुजरात में आंतरिक असंतोष पैदा कर दिया। जैन समुदाय न केवल सामाजिक रूप से प्रभावी था, बल्कि राज्य की आर्थिक गतिविधियों, व्यापारिक नेटवर्क और शहरी संस्थाओं का आधार भी था। अतः अजयपाल की नीतियों ने आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर अस्थिरता उत्पन्न कर दी। अजयपाल के शासनकाल की सबसे बड़ी समस्या थी उसका कठोर और प्रतिशोधी स्वभाव। उसने कुमारपाल के कई निकटस्थ पदाधिकारियों को दंडित किया, कुछ को हटाया और कुछ को मृत्युदंड तक दिया। इससे राजकीय प्रशासन में अविश्वास बढ़, सामंतों का सहयोग भी जैन धर्म गुजरात के राजनीतिक सांस्कृतिक जीवन में अत्यंत प्रभावी बना रहा। भीमदेव द्वितीय ने भी इस धार्मिक नीति को आगे बढ़ाया, जिससे राज्य का सांस्कृतिक परिवेश जैन वैष्णव शैव समन्वय का केंद्र बना रहा। इसके बावजूद भीमदेव द्वितीय का शासन अंततः सोलंकी वंश के धीरे धीरे क्षीण होने का प्रारंभिक चरण भी है। उसके काल में अनेक सामंती सरदार, विशेषकर वाघेल, चालुक्य शाखाएं और काठियावाड़ के स्थानीय कुल शक्ति में बढ़ने लगे। वाघेल वंश का उभार भी इसी समय से आरंभ हुआ, जिसने आगे चलकर चालुक्य सत्ता को प्रतिस्थापित कर दिया। भीमदेव द्वितीय के बाद उसका उत्तराधिकारी सोलंकी सत्ता को बनाए रखने में सफल नहीं हुआ और अंततः गुजरात की राजनीति में सोलंकी वंश की प्रधानता समाप्त हो गई। इस प्रकार भीमदेव द्वितीय का शासन विजय और पतन का द्वंद्व प्रस्तुत करता है। एक और कसारदा की ऐतिहासिक विजय, दूसरी ओर सामंती विघटन और केंद्रीय शक्ति का क्रमिक ह्रास। समग्रतः भीमदेव द्वितीय का काल गुजरात के चालुक्य सोलंकी इतिहास का एक निर्णायक मोड़ है, एक ऐसा मोड़ जिसमें सोलंकी शक्ति ने अंतिम बार अपने सैन्य कौशल, सांस्कृतिक संरक्षण और प्रशासनिक क्षमता का प्रदर्शन किया, परंतु आंतरिक अस्थिरता और नई उभरती शक्तियों के कारण यह वंश आगे टिक नहीं सका। कला, स्थापत्य, संस्कृति तथा प्रशासन, गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश। गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की राजसत्ता केवल राजनीतिक शक्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने एक समृद्ध, चमकदार और सुसंस्कृत सभ्यता को जन्म दिया, जिसने पश्चिम भारत की कला, स्थापत्य, साहित्य और प्रशासन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इस वंश के शासकों, विशेषकर मूलराज प्रथम, भीमदेव प्रथम, सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल ने न केवल गुजरात को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की, बल्कि उसे भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का एक उज्ज्वल केंद्र भी बनाया। सोलंकी काल की कला, स्थापत्य और संस्कृति की विशिष्टता इतनी प्रखर थी कि इतिहासकार इसे सोलंकी पुनर्जागरण भी कहते हैं। सोलंकी काल की कला अपनी विशिष्ट रेखाओं, सूक्ष्म नक्काशी, लयात्मक सौंदर्य और शिल्प परिष्कार के कारण अत्यंत प्रसिद्ध है। इस कला पर पश्चिमी भारत की पारंपरिक शिल्प शैली के साथ साथ मरुभूमि क्षेत्र की प्रभावशाली रेखाओं का भी प्रभाव दिखाई देता है। मंदिरों, स्तंभों, तोरणों और मंदिर परिसर की संरचना में जो संतुलन, सौंदर्य और समृद्धि दिखाई देती है, वह इस युग की उत्कृष्ट शिल्प परंपरा का प्रतीक है। सोलंकी स्थापत्य भारतीय मंदिर वास्तुकला की मारू गुर्जर शैली का सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है।
इस शैली की सबसे बड़ी विशेषता है जटिल नक्काशी, स्तंभ, आभूषण, किरणमाला, झरोखे, शिल्प, प्रतिमाएं और विस्तृत मंडप संरचना। इस शैली की पराकाष्ठा सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल के शासनकाल में हुई। सबसे प्रसिद्ध स्थापत्य कृतियों में प्रमुख हैं मोढेरा का सूर्य मंदिर, रण की वाव, पाटन, तरंगा के जैन मंदिर, दिलवाड़ा के मंदिर, अनहिलवाड़ पाटन के विशाल स्थापत्य अवशेष और भीमदेव के निर्माण कार्य। मोढेरा का सूर्य मंदिर अपनी स्थापत्य योजना, सूर्य कुंड और अनुपम शिल्प भाषा के कारण भारतीय वास्तुकला की अमूल्य उपलब्धियों में गिना जाता है। इसी प्रकार रण की वाव, जिसकी जटिल बहुस्तरीय संरचना और जल वास्तुकला सोलंकी युग की इंजीनियरिंग और कलात्मक क्षमता का असाधारण प्रमाण है। सोलंकी काल की संस्कृति मूलतः धर्मपरायण, कला प्रिय और साहित्य समृद्ध थी। जैन धर्म को इस काल में अत्यधिक संरक्षण मिला। सिद्धराज और कुमारपाल के दरबार जैनाचार्यों से सुशोभित रहते थे। परिणामस्वरूप गुजरात जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया। शैव और वैष्णव परंपराएं भी समान रूप से प्रतिष्ठित थी। साहित्य में संस्कृत, अपभ्रंश और पुरानी गुजराती का विकास हुआ। इस काल में महाकाव्य, पुराण कथाएं, व्याकरण, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा और शिल्प शास्त्र जैसे विषयों पर अनेक ग्रंथ लिखे गए। दरबार में विद्वानों, कवियों, दार्शनिकों और आचार्यों का सम्मान होता था और कला संरक्षण सोलंकी शासन की एक प्रमुख विशेषता थी। प्रशासनिक दृष्टि से सोलंकी राज्य एक सुदृढ़ और सुव्यवस्थित राजसत्ता थी। राजा सर्वोच्च सत्ता था, परंतु प्रशासन सामंती ढांचे पर आधारित था। भूमि राजस्व प्रशासन का मुख्य आधार था और कृषि तथा व्यापार दोनों से राज्य को पर्याप्त आय प्राप्त होती थी। राज्य प्रशासन के प्रमुख अंग थे महामात्य, अमात्य, मंत्री, पुरोहित, सेनापति, कोषाध्यक्ष और क्षेत्रीय अधिकारी। स्थानीय प्रशासन गांव और नगर पंचायतों द्वारा संचालित होता था। व्यापारिक मार्गों, बंदरगाहों और बाजारों पर विशेष ध्यान दिया जाता था, क्योंकि गुजरात समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र था। समुद्री व्यापार के कारण राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, विशेषकर मध्य एशिया, अरब, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार बढ़ा। सोलंकी शासन ने न्याय व्यवस्था को भी सुदृढ़ रखा। शासन में शिलालेख आधारित आदेश, दान पत्र, भूमि अनुदान और राजाज्ञाओं का बड़ा महत्व था। धार्मिक संस्थाओं को व्यापक भूमि दान दिए जाते थे, जिससे समाज में धार्मिक संस्थाओं का प्रभाव बढ़ता था। प्रशासन के इस ढांचे ने राज्य को न केवल स्थिरता प्रदान की, बल्कि कला, व्यापार और संस्कृति के विकास के लिए भी अनुकूल वातावरण बनाया। समग्रतः सोलंकी युग गुजरात के इतिहास का सर्वाधिक समृद्ध और सांस्कृतिक स्वर्णकाल माना जाता है। एक ऐसा समय जब कला, स्थापत्य, धर्म, साहित्य, व्यापार और प्रशासन सब अपनी ऊंचाई पर थे। यह युग पश्चिम भारत की पहचान बन गया और भारतीय इतिहास में स्थापत्य और सांस्कृतिक उत्कर्ष का सबसे चमकदार अध्याय प्रस्तुत करता है। Please like and comment.